भारत रत्न देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। प्रणब दा के आवास पर पहुंचकर पीएम ने उन्हें नमन किया। ये तस्वीर आखिरी विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रणब दा की तस्वीर पर उन्होंने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हुआ और आज सुबह से ही उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी था। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा, सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि उन्होंने आज दी। वही कांग्रेस से राहुल गांधी भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अंतिम संस्कार 2 बजे के करीब होने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ तैयारी है इसके लिए प्रोटोकॉल के तहत? देखिए, करीब 2:30 बजे की बात हो रही है कि 2:30 बजे अंतिम संस्कार लोधी क्रेमेटोरियम में होगा और यहाँ पर अब 11 बज चुका है। 11 बजे से 12 बजे आम जनता के लिए उनका घर खोला गया है, जो दर्शन कर सकते हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि के लिए। तो आम लोग जाएंगे। इससे पहले जो तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, डिग्निटीज़ थे, वीवीआईपीज़ थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो 2:30 बजे दिया जाएगा। प्रोटोकॉल है, हालांकि जो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि कोविड का भी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, कोविड से संक्रमित थे तो इसीलिए उस तरह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। जैसे कि अंदर उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर के अंदर है। जो तमाम लोग जा रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने, वो उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो अगर ये कोविड काल नहीं होता और कोविड से ग्रसित नहीं होते तो उनके अंतिम दर्शन लोग कर पाते। तो इस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है। गन कैरेज में आमतौर पर जो पूर्व राष्ट्रपति होता है तो गन कैरेज होता है, उसमें उनके पार्थिव शरीर को लाया जाता है। लेकिन क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो करना था कोविड वाला भी, तो इन्हें नॉर्मल वैन में लेकर आया गया था। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार 2:30 बजे होगा। और उसके लिए जो तैयारी है वहाँ पर, वो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 12 बजे के बाद कहा जा रहा है करीब 1 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा लोधी क्रेमेटोरियम में। और अभी कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है। वीसी वर्चुअल कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें कैबिनेट की तरफ से श्रद्धांजलि दिया जाएगा, कंडोलेंस एक वहाँ पर होगा और एक तरह का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, पारित किया जाएगा उस कैबिनेट में। तो पूरे सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो उनका घर जो है 10 राजाजी मार्ग है, वहाँ पर तमाम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और करीब 2:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल अमित, और जैसा आप बता रहे हैं राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई की तैयारी, तो दूसरी तरफ कोविड को लेकर प्रोटोकॉल का पालन भी हो रहा है। अमित, अगर हम याद करें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, तो बेहद लोकप्रिय और कई लोग उन्हें गुरु के तौर पर भी देखते थे। आज जितने भी गणमान्य लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, किस तरह से लोगों ने उन्हें याद किया? देखिए, निश्चित तौर पर प्रणब मुखर्जी कम, अगर इस सर्किल में बात करें तो सब प्रणब दा कहते थे। यहाँ तक कि जो उनसे उम्र में सीनियर थे वो भी उन्हें प्रणब दा कहते थे। उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि न सिर्फ उनकी अपनी पार्टी बल्कि दूसरे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता होती है वो अपनी जगह होती है, लेकिन इसके बावजूद उनका पर्सनल रिलेशन, पर्सनल अटैचमेंट हर किसी के साथ था। अगर आप बात करिए सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करिए, नरेंद्र मोदी से उनका एक बहुत ही पर्सनल रिलेशन था। पूरी कांग्रेस का जो सब रिश्ता था वो बहुत खिलाफ था, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी जब सीएम के तौर पर भी आते थे, राष्ट्रपति थे मिलने के लिए, तो घंटों उनके साथ बैठते थे। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उन्होंने एक तरह से उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया दिल्ली की राजनीति में। और सबसे बड़ी बात कि वो उनको पता था, उनकी जो अपनी विचारधारा, वो जब 2018 में प्रणब दा वहाँ पर संघ के मुख्यालय गए नागपुर, जहाँ पर कई विरोध भी हुआ कि उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो संघ के मंच पर भी उन्होंने असहिष्णुता की बात की। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कोई एक धर्म और एक जात को राष्ट्रवाद नहीं होता है और सबको समायोजित करना ही एक राष्ट्रवाद का एक परिभाषा है। तो वो उनको पता है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। इसके बावजूद आप संघ के मंच से
ऐसी बातें, ऐसे संदेश दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर कोई उनको मानता था। उनका एक अपना रिस्पेक्ट था और उन्हें भारत रत्न से इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि न सिर्फ उनका अपना राजनीति में कद था, क्योंकि बल्कि पूरे अगर देखें देश में उनके 50 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, तमाम मंत्रालयों को संभाला और पर्सनल अटैचमेंट सबसे अच्छी उनकी चीज़ रही कि एक व्यक्तिगत, हालांकि नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते थे, बहुत तेज गुस्सा था उनका, जब किसी बात पे नाराज़ हो जाए तो बहुत जोर गुस्सा आते थे, लेकिन इसके बावजूद उनको तुरंत ही वो गुस्सा होने के बाद फिर उनको रियलाइज़ होता था और फिर वो जिनको डांटते थे उनसे तुरंत प्यार से बात करते थे। तो ये उनकी खासियत थी, वो ये इनकी शख्सियत थी और इसीलिए प्रणवदा, जिनको हर कोई प्यार से प्रणवदा कहता था, आज हमारे बीच नहीं है। वो भी कोविड के काल में निश्चित तौर पर कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस बात का तकलीफ होगा कि अंतिम समय में वो उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से बहुत जो अगर नॉर्मल डेज होता तो शायद यहाँ पे लंबी लाइन लगी होती और उनके लिए घंटों आम जनता के लिए मौका मिलता, लेकिन कोविड की वजह से उस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है और ये सबके मन में होगा, कहीं ना कहीं मलाल होगा कि अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन उस तरह से नहीं हो रहा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम प्रणवदा हम लोग के बीच अब नहीं रहे। अब उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल अमित, और पूरे उनके व्यक्तित्व को आज लोग याद कर रहे हैं और राजकीय सम्मान के साथ उनके अंत्येष्टि की सभी तैयारियां हैं, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा रहा है। अमित, हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए, फिलहाल शुक्रिया आपका। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुशांत की मौत को 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी मौत की मिस्ट्री सुलझने के बजाय अब लगातार उलझती ही जा रही है। इस दौरान रोज नए नए खुलासे और दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा सुशांत की बहन प्रियंका के एक मैसेज से हुआ है, जिसमें प्रियंका सुशांत को कुछ दवाइयों के बारे में बता रही हैं। मैसेज में प्रियंका ने सुशांत को 1 हफ्ते तक लिब्रियम टैबलेट लेने को कहा था। इसके अलावा प्रियंका ने सुशांत को नेक्सेटो टैबलेट हर दिन नाश्ते के बाद खाने को कहा था। ये सारी बातचीत मैसेंजर ऐप पर हुई थी। सुशांत से प्रियंका की ये बातचीत 8 जून को हुई थी। 3 दवाएं, लिब्रियम, नेक्सेटो। सुशांत केस में बहन प्रियंका का मैसेज सामने आया है। मैसेंजर पे उन्होंने सुशांत को कुछ दवाइयां बताई थी। दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं मुंबई में। दीपक, जिस तरह के चैट की बात सामने आ रही है कि कुछ दवाइयां लेने की सलाह प्रियंका ने अपने भाई सुशांत को दी थी, किस तरह से अब ये जांच में अहम मोड़ के तौर पे देखा जाए इसे? जी, आपको बता दें ये केस की दिशा पूरी बदल जाएगी अगर इसे जांच एजेंसियां प्रूव करने पर जाती हैं, क्योंकि सबसे पहला जो आरोप लगाया गया है कि सुशांत के परिवार की तरफ से कि रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार की तरफ से ये नहीं कभी बताया गया था कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जिस तरह से ये चैट सामने आया है, 8 जून का ही ये चैट है सुबह 10 बजे का, जहां पर प्रियंका और सुशांत के बीच बातचीत हो रही है, जहां पर सुशांत अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। तो उसके बाद प्रियंका के द्वारा उन्हें प्रिस्क्रिप्शन भी बताया जा रहा है कि ये दवा लीजिए, मैं अपने जो एक कॉन्टैक्ट हैं दिल्ली में, मैं उनसे बात करूंगी, वो आपको दवाइयाँ प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे में 3 दवाओं का जिक्र है जो प्रियंका के द्वारा उन्हें बताया जाता है। और तो ऐसे में सवाल खड़े होता है कि आखिर जब परिवार ये कह रहा था पहले कि सुशांत की बीमारियों से जुड़ी हुई, डिप्रेशन से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में उनको नहीं पता था, क्या दवा लेते थे, क्या दवा नहीं लेते थे, रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार को ही सारी चीज़ें पता थी, या केसी छावड़ा जो उनके साइकियाट्रिस्ट थे उनको सारी चीज़ें पता थी। तो ऐसे में प्रियंका का इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन दिया जाना और यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया जाना कि कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करूँगी, बात बाहर नहीं आएगी, हमारे बीच रहेगी। तो ऐसे में आपको मैं वो चैट भी कुछ जो लाइनें हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि उसमें सबसे पहले प्रियंका के द्वारा कहा जाता है कि पहले 1 हफ्ते तक लिब्रियम ले लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना एक नेक्सेटो 10 mg ले लेना और लंजेप साथ में रखो जब भी एंजाइटी और अटैक आए तो। सुशांत कहते हैं ओके सोनू दी, कोई भी इन दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन बिना नहीं देगा, ये सुशांत की तरफ से कहा जाता है। तो उसके बाद प्रियंका कहती हैं मुझे देखने दो, अगर मैं मैनेज कर सकूं तो। उसके बाद प्रियंका अपने भाई को एक मिस्ड कॉल करती है वॉइस, जिसमें मुझे प्रियंका कहती है बाबू मुझे फ़ोन करो, मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेजनी है। उसके बाद प्रियंका कहती है कि मेरी दोस्त एक जानी मानी डॉक्टर है जो तुम्हें मुंबई के बेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट
कर सकती है, सब कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए परेशान मत होना। तो उसके बाद प्रियंका कहती है बस कॉल करो। उसके बाद अटैचमेंट प्रिस्क्रिप्शन का भेजा जाता है। तो ऐसे में जो परिवार अब तक ये कहता रहा, या सुशांत के पिता के वकील विकास ये कहते रहे कि हमें सुशांत की बीमारियों से जुड़ी हुई या उनके जो दवाइयाँ वो लेते थे उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन ये चैट 8 जून का है, सुबह 10 बजे का है। उस वक्त जो हमारी जानकारी है कि रिया चक्रवर्ती वहाँ पर मौजूद थी। 12 बजे के बाद करीब रिया चक्रवर्ती। बिल्कुल दीपक, अब लौटेंगे और इस वक्त सुशांत केस में ब्रेकिंग न्यूज, रिया के माता पिता से भी आज सीबीआई पूछताछ करेगी। तो रिया के माता पिता से भी इस मामले में अब पूछताछ होनी है। संकेत पाठक ठीक रिया के घर के बाहर मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। संकेत, आज माता पिता भी निकलेंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए और पूछताछ जारी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है संकेत? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती से लगातार 4 दिन तक पूछताछ हुई। उनके भाई से लगातार सीबीआई ने पूछताछ की और अब उनके माता पिता की बारी है। सीबीआई ने उन्हें समन देकर आज बुलाया था और इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बताऊं कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती भी आरोपी बनाए गए थे, जो कि सीबीआई को ट्रांसफर हुई है। और ऐसे में इन दोनों का बयान आज बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इंद्रजीत चक्रवर्ती के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिया संभाला करती थी सुशांत का, वो इंद्रजीत चक्रवर्ती भी उसमें शामिल रहा करते थे। साथ ही साथ सुशांत की जो 2 कंपनियां हैं, उन 2 कंपनियों का जो पता है वो इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट पर ही रजिस्टर्ड है। यानी कि सीधे सीधे जो आरोप हैं वो इंद्रजीत चक्रवर्ती के ऊपर भी लगे हैं। साथ ही साथ उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के ऊपर भी काला जादू समेत बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बारे में आज लगातार सीबीआई इन दोनों से पूछताछ करेगी, क्योंकि इसके पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, उनके भाई शोभिक से। बिल्कुल संकेत, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। अहम जानकारी आपने दी है और इस वक्त बड़ी खबर ये भी आपको बता दें सुशांत केस में कि ईडी भी आज जो ड्रग्स एंगल है उस पे गौरव आर्या से पूछताछ करेगी। तो एक तरफ जहां रिया के माता पिता से पूछताछ जारी है, तो दूसरी तरफ आज ईडी पूछताछ करेगी गौरव आर्या से। मनोज जगदले मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनोद, जानना चाहेंगे आपसे कि अब जो ड्रग्स एंगल है वो भी बहुत अहम हो जाता है और उसमें गौरव आर्या से पूछताछ हो रही है। देखिए, सुशांत सिंह मामले में व्हाट्सएप चैट में गौरव आर्या का नाम सामने आया था। कल ईडी के दफ्तर में सुबह 10:30 बजे पहुंच जाने के बाद करीब 7-7:30 बजे के बाद गौरव आर्या वहां से बाहर निकले थे। एक लंबी पूछताछ वहां पर हुई थी, करीब 9 घंटे। आज दूसरा दिन है, आज फिर उसे समन्स किया गया था और गौरव आर्या करीब 11 बजे फिलहाल ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 2 चीजों पर ज्यादा हालांकि पूछताछ होने वाली है, जो जानकारी हाथ लग रही है। सबसे एक अहम बात यह है कि 2017 में गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती की मुलाकात हुई थी। क्या इस मुलाकात के बाद ड्रग सप्लाई हुआ था, इस बारे में जानकारी ईडी वहां से हासिल करेगी। इसके अलावा मुंबई के 2 ऐसे बड़े ड्रग डीलर हैं, उनके साथ गौरव आर्या की नेक्सस की बात सामने आई है। तो ये रैकेट कहां तक फैला है ड्रग का, इनमें कौन कौन शामिल है, किस प्रकार से सप्लाई हुआ था, क्या इस बारे में बिल्कुल, यानी ड्रग्स पेडलर से लेकर रिया से गौरव आर्या की बातचीत, इन सभी को खंगालेगी ईडी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी देने के लिए। संकेत आपका भी, दीपक आपका भी शुक्रिया सुशांत केस की अपडेट हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।